तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि राष्ट्रीय विकास के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो नेशनल डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हम किन शर्तों में जो है वो समझ सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा सा रीड करेंगे। जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य अलग हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी अलग होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एक चीज़ कि व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। भारत का विकास हो इसके लिए इंडिया को क्या करना चाहिए। सबके लिए जो विकास होता है वो अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, किसी के लिए विकास हो सकता है तो किसी के लिए विनाश हो सकता है। ठीक है, जैसे डैम का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था। तो आगे देखते हैं। फिलहाल अभी संभव है कि कक्षा के अलग अलग विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हों और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चिंत ना हों। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में अलग अलग लोगों की धारणाएं अलग या परस्पर विरोधी हो सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट different persons could have different as well as conflicting nations of the country's development। यानी कि जो अलग अलग लोग हैं, डिफरेंट पर्सन्स के जो डेवलपमेंट की बात है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में रहने वाले जितने लोग होंगे हम कहेंगे कि उसका डेवलपमेंट है। लेकिन यहाँ पे जो झोपड़ी या झुग्गी में रहने वाले लोग हैं उनका उनके लिए ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनका जितना भी टॉयलेट का जो पानी है, नाली है या जो गंदगी है, हो सकता है कि इन तक पहुँच जाए, क्योंकि ये पूरा डंप करेंगे समुद्र में या किसी नाले में, तो वहाँ से बहुत सारा बैक्टीरियाज या हो सकता है बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो इन तक फैल जाए। तो इनके नज़र में लग रहा है कि हम बिल्डिंग में रहेंगे, टाउनशिप में रहेंगे तो हमारे विकास है। लेकिन जो झोपड़ी में रहने वाले हैं इनका क्या हो रहा है, विकास, यही चीज़ उनके लिए विकास नहीं है। ठीक है, उसी तरह से डैम के बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो एक के लिए विकास है तो दूसरे के लिए नहीं हो सकता है। ओके, लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, या यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए। सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। तो ये बेसिकली आपको एक डिज़ाइन करके देगा कि नेशनल डेवलपमेंट की कैटेगरी में कौन है कौन नहीं है। ये सब हमें समझने की आवश्यकता है यहाँ पर। तो समरी हम इसका देखते हैं कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है, तो दिस इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री, ऑफन मेजर्ड बाय इंडिकेटर्स सच एज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी ग्रोथ, बार बार ये आएगा इकोनॉमिक्स में जीडीपी वगैरह, एम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड इनकम लेवल्स। तो इकोनॉमिक ग्रोथ सबका होना चाहिए, चाहे अमीर हो गरीब हो, हर लेवल के लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, सभी के पास क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, सबके पास रोज़गार होनी चाहिए, इनकम का लेवल भी बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो एक नेशनल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। और क्या आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि जो बिल्डिंग्स एंड मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज, जैसे रोड का बनना, तो रोड सबके लिए विकास का काम करेगा। ठीक है, ब्रिज का बनना, पोर्ट्स वगैरह जो बनते हैं, एनर्जी सिस्टम, सर
crucial for economic activities and improving the quality of the life of our citizens. तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से भी क्या होगा, आपका नेशनल डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगा. फिर तीसरा जो नेशनल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होता है वो है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के बारे में. इसका क्या मतलब है कि इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, यानी लोग कहाँ पे अपना पैसा का इन्वेस्ट करें, एजुकेशन में करें, हेल्थ केयर में करें, एंड स्किल ट्रेनिंग यानी कि किसी चीज़ को सीखने में करें. ठीक है, तो ये सब इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो इसको ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट कहते हैं. अगर एजुकेशन में आप अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि अच्छा पढ़ रहे हैं, उसमें अच्छी आपको रिसोर्सेस मिल रही है, तो बेटर हो सकता है कि आप एक डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो एक आप ह्यूमन कैपिटल का जैसा बिहेव करेंगे. हेल्थ केयर में आप इन्वेस्ट करें, स्किल ट्रेनिंग अगर आप है वो सब करें. ठीक है, इस तरह के जो चीज़ें हैं, यानी कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गया. ठीक है, तो ये नेशनल डेवलपमेंट का एक इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा. दूसरा हमारे पास है पॉवर्टी एलिविएशन, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके गरीबी को कम किया जाए. ठीक है, गरीबी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो नेशनल डेवलपमेंट aims to reduce poverty by providing opportunities for economic advancement, social safety nets, and access to basic services for marginalized communities. तो गरीबी हटाने के लिए भी गवर्नमेंट इसमें बहुत तरह का पहल करती है, ताकि इकोनॉमिक तरीके से उनका क्या हो सके, विकास हो सके, और वो सोशली क्या कर सके, सामाजिक तौर पे भी सेफ महसूस कर सके. जैसे कि जैसे SC ST OBC के लोग इसके कैटेगरी में भी आते हैं कि बहुत ज़्यादा वो गरीब होते हैं. अगला क्या है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि इन्वायरमेंट को भी हम बेस्ट तरीके के बना के चले. ठीक है, और इसका असर बुरा ना हो, अच्छा हो लंबे समय तक, वैसे एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना होता है. ठीक है, जैसे कोयला के जगह पे सोलर सिस्टम अगर हम यूज़ करते हैं, तो कोयला का रिसोर्सेज भी हमारे लिए बचेगा और प्लस में इको फ्रेंडली भी हो जाएगा. ठीक है, सोलर सिस्टम से हमें नुकसान नहीं होगा, बल्कि कोयला का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान हो सकता है. तो इन्वायरमेंटल भी हम लोगों को यहाँ पे देखना होता है. नेक्स्ट है सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन, promoting equality and inclusivity in development efforts ensures that all citizens have equal access to opportunities and resources, regardless of factors such as income, gender, ethnicity और geographic locations. तो इसमें ये कह रहा है कि लोगों को न्याय भी मिले, इस बात का भी ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये भी आपका नेशनल डेवलपमेंट में किसका रोल होता है. अगला होता है गुड गवर्नेंस. गुड गवर्नेंस का मतलब कि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी हो, जैसे इलेक्शन वगैरह जो भी हो रहे हैं वो बेटर हो, सब जगह पे कानून व्यवस्था दुरुस्त हो. तो ये सब चीज़ें, ये सब लक्षण ये होते हैं कि आपका नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया. तो अगला टॉपिक हमारे पास है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट. अलग अलग देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, यानी कि हम कैसे ये कंपेयर करेंगे दो देशों के बीच में या दो स्टेट्स के बीच में कि कौन डेवलपमेंट के कगार में है नहीं है. तो इसको हम लोग किस तरह से जज करेंगे वो देखने का प्रयास करते हैं. आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है, तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है. ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में ये कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि किसी के लिए विकास होता है तो दूसरे के लिए विकास नहीं, पतन हो जाता है. तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जब हम लोग सुनते हैं कि ये जैसे विकसित कंट्री है, ये कम विकसित कम कंट्री है, तो ये किस बात पे डिसाइड होता है कि कोई भी कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है. ठीक है, इससे पहले कि हम इस विषय पर आए, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं. यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम countries are generally called developed and others underdeveloped. Before we come to this, let us consider another question. तो एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पकड़ते हैं. जब हम अलग अलग चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं.
हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं। तो एक तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि अगर हमें कंपेयर करना है तो क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। तो व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर देम। कक्षा में विद्यार्थियों को देखते हैं हम अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है। हो सकता है सबसे स्वास्थ्य विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार ना रखता हो। तो हम विद्यार्थी की तुलना कैसे करते हैं। हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम, पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सार्वजनिक प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में कैसे कंपेयर करोगे। किसी का हाइट ज़्यादा है, किसी का कम है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बहुत हेल्दी है, कोई बहुत पढ़ाकू है। तो कैसे हम कंपैरिजन करेंगे इसको, तो इस पर विचार करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। दे डिफर इन देयर हाइट, health, talents, and interests. The healthiest student may not be the most studious one. The most intelligent student may not be the friendliest one. So, how do we compare students? The criterion we may use depends on the purpose of comparison. We use different criterion to choose a sports team, a debate team, a music team, or a team to organize a picnic. Still, if for some purpose we have to choose the criterion for all round progress of children in the class, तो ये सब कैसे हम लोग जज करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, सामान्यतया हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्टताएं चुनी जाए इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक। तो ये कह रहा है कि दो अगर स्टूडेंट हो उसके बीच में कंपैरिजन करना है तो कैसे किया जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन्स एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर important characteristics that should form the basis of comparison. Friendliness and spirit of cooperation, creativity and marks secured. तो एक तो क्रिएटिविटी के आधार पे हम डिफरेंस कर सकते हैं, मार्क्स कितना ऑब्टेंड कर रहा है उसके आधार पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कौन कितना फ्रेंडशिप तरीके से रहता है उसके आधार पे कंपैरिजन कर सकते हैं। यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। आ गया सवाल का जवाब कि हम कैसे कंपैरिजन करेंगे। अब एक उदाहरण दिया स्टूडेंट के माध्यम से कि स्टूडेंट के बीच में आप कैसे कंपैरिजन करेंगे कि कौन बेहतर है। तो यहाँ पे आंसर दिया कि
टैलेंट के आधार पे आप चेक कीजिए, ये चेक कीजिए कि उसका व्यवहार कैसा है, ये चेक कीजिए कि वो कितना मार्क्स एक्यूर करता है, ठीक है। तो उस तरह से हम उसको जज करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अच्छा, दूसरी बात कि यही चीज़ ठीक यहाँ पे एग्जाम्पल को लागू किया कि एक देश दूसरे देश से कितना डेवलप्ड है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो डिसाइड करने का तरीका क्या बताया, आई, इनकम पर आधारित। बोला इनकम मेन इम्पॉर्टेंट है। अब हमें देखना होगा कि जैसे अगर हम अमेरिका और इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं तो देखेंगे कि इसका इनकम बेटर है, इंडिया का कि अमेरिका का। उसी तरह से पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करेंगे तो कौन विकसित देश है, पाकिस्तान है कि इंडिया, तो फिर उसकी इनकम पर हम बातचीत यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी कंट्री किसी से डेवलप्ड है या नहीं है, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, इनकम। इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। कंट्रीज विद हायर इनकम, तो जिस कंट्री का इनकम हायर होगा, आर मोर डेवलप्ड, वो ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। और जिसका लेस इनकम होगा वो डेवलप्ड ज़्यादा नहीं है। दोनों का फ़र्क समझ में आ रहा है। जिस कंट्री का इनकम ज़्यादा होगा वो मोर डेवलप्ड की कैटेगरी में आएगा, और जिसका इनकम ज़्यादा नहीं होगा वो लेस डेवलप्ड के अंदर आएगा। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग need, whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one important goal. तो ज़्यादा इनकम होगा तो वो अपनी हर ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा, हर चीज़ों को देख भी पाएगा, समझ भी पाएगा, अपने मन चाह तरीके से यूज़ करेगा। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम दो कंट्री के बीच में कैसे डिसाइड करेंगे कि वो डेवलप्ड है या नहीं है। तो इनकम इज़ द, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब एक देश की आय क्या है, अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। अब ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर दो कंट्री में से हमें ये चूज़ करना है कि सबसे ज़्यादा आय किसका है, जिसका आय ज़्यादा होगा, जिसका इनकम ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर हम कहते हैं कि अमेरिका बहुत डेवलप्ड है, इट मीन्स कि उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उनका इनकम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर कैसे पता करेंगे, तो कह रहा है कि किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, जितना भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं उन सब का इनकम को ही यहाँ पर पूरी तरह से देखना होगा, ठीक है। तो लेकिन देश के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम फिर क्रिएट कर दिया है, तो पहले ये इस वाले को देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री? Initiatively, the income of the country is the income of all the residents of the country. This gives us the total income of the country. तो लोगों का जो है इनकम वही टोटल कंट्री का इनकम हो जाता है। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, बोल रहे कि उतना भी बेहतर नहीं है ये, ठीक है। क्यों है? क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। तो ये भी नहीं देखना है, क्योंकि जनसंख्या अलग अलग होता है, तो उसमें अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे भी तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि एक एक आदमी क्या कमाता है, ठीक है। सो क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसीलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं।
जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। देखो फुल फाइनल अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो हम लोगों को कोई भी कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है हमें पता करना होगा एवरेज इनकम से, ठीक है। और सबसे बेटर इम्पॉर्टेंट है पर कैपिटा इनकम, ये इम्पॉर्टेंट है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम से हमें पता चल जाएगा कि कोई कंट्री कितना डेवलप्ड है और कोई कितना डेवलप्ड नहीं है। इसी को हिंदी में हम कहेंगे प्रति व्यक्ति आय। क्या बोलेंगे? प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे। तो अगर प्रति व्यक्ति आय अगर हमें पता है, अगर हम निकाल लेंगे इससे भारत में प्रति व्यक्ति आय क्या है, फिर अमेरिका में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, तो जब प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इनकम के आधार पे होगा, लेकिन पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हर व्यक्ति क्या कमाता है उस पर डिपेंड करता है। सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, however for comparison between countries total income is not such an useful measure since countries have different populations. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are people in our country better off than others in a different country? Hence, we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. The average income is also called per capita income. तो देखो सबसे पहले पर कैपिटा इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय अगर बेहतर होगा तो वो कंट्री डेवलप्ड होगा, ठीक है। तो कोई भी कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं है हम ये कैसे डिसाइड करेंगे? पर कैपिटा इनकम से, प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से। तो इसका कुछ अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं हम। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय 49,300 प्रति वर्ष डॉलर है या उससे अधिक है, उसे समृद्ध अथवा उच्च आय देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $2,500 प्रति वर्ष है उससे कम है तो उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाएगा। देखो अब यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है वो कुछ डेटा दिया, तो डेटा क्या, ये 2019 का डेटा दिया। बोला कि अगर एक साल के अंदर पर कैपिटा हर एक आदमी का कमाई अगर $49,300 होगा तो समझ जाइए कि वो कंट्री क्या है, डेवलप्ड है। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय अगर $2,500 के बराबर या उससे कम होगा तो वो क्या होगा, निम्न आय वाला होगा, या उसको हम कहेंगे कि वो ज़्यादा विकसित नहीं है। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, तो यहाँ पे भारत किस रूप में आता है, तो ये मध्य आय वाला है, यानी कि यहाँ पे लोग ना तो ज़्यादा कमाते हैं और ना ही तो ऐसा कि बहुत कम भी। तो यहाँ पर इसको मिडिल रूप में देखा गया है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 के अनुसार देखो कि 2019 के अनुसार भारत में लोग कितना कमाते हैं, एक व्यक्ति कितना कमाता है, $6,700 प्रति एक वर्ष में, ठीक है। तो समृद्ध देशों जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे समझना है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम में आप देखना कि कंट्री कौन ज़्यादा बेस्ट है कि नहीं है, वही सब चीज़ को यहाँ पे हम लोगों को समझना है। तो मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी अभी दूंगा कि आखिरकार हम लोग कैसे पर कैपिटा इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं।